एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के वीकली अफेयर्स में। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कब है भाई, अब 4 अक्टूबर को है। ठीक है, अब डेट बिल्कुल फिक्स है कि 4 अक्टूबर को ही आपका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि क्या बोला है कि अक्टूबर के पहले पखवाड़े में आपका पीसीएस का प्री होना है। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल सीरियस तरीके से तैयार हो जाइए। जिसको प्रीलिम्स में डर लगता है, बिल्कुल प्रीलिम्स की तैयारी करें। ठीक है, बाकी करंट अफेयर का जहाँ तक सॉल्यूशन है तो वो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक, चाहे आप उत्तराखंड करंट अफेयर की बात करें, ठीक है, उत्तराखंड की करंट अफेयर की बात करें, चाहे सेंटर की करंट अफेयर की बात करें, बिल्कुल उसके लिए मैं आपके लिए काम करूंगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब बिल्कुल वन लाइनर नहीं करेंगे। ठीक है, वन लाइनर नहीं करेंगे, आपको थोड़ा आसपास का और भी चीज़ें पता होनी चाहिए और उसको स्टैटिक से जोड़ेंगे। माना ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, अभी ये वीकली आ रहा है, वो अब उसके बाद क्या होगा कि वो मंथली आएगा। ठीक है, मतलब अभी हम क्या करेंगे कि इसके बाद सीधे जून के मंथली करंट अफेयर को करेंगे, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक के सारे करंट अफेयर और यहाँ से लेकर और आगे, ठीक है, मतलब अक्टूबर तक, सितंबर तक मैं आपको पूरे करंट अफेयर क्या करा दूंगा, समाप्त करा दूंगा। ठीक है, ये आप मेरे पे पूर्ण तरीके से छोड़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ हो ना हो, लेकिन करंट अफेयर पूर्ण अच्छे तरीके से क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस सप्ताह की, वो सबसे इंपॉर्टेंट पहली न्यूज़ है कि उत्तराखंड पुलिस को संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये किसके द्वारा मिला है, तो भाई विदेश मंत्री जी के द्वारा मिला है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके साथ साथ बाल अधिकार आयोग, जो राज्य बाल अधिकार आयोग हो, उसको क्या मिला है, गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है। ठीक है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसको भी हम बड़े डिटेल में देखेंगे। बाकी एक क्या है, पर्वतारोही है आकाश नेगी, इन्होंने क्या करा है कि माउंट एलब्रूस की चोटी को क्या करा है, फतेह किया है। तो इनको भी हम बड़े डिटेल में देखेंगे कि इनका संबंध किससे है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, भाई जो हमारी 7 सबसे हाईएस्ट पीक है ना, उनके रिगार्डिंग, तो उनको भी हम बड़े ही डिटेल में स्टैटिक वाइज देखेंगे। फिर सोंग बांध परियोजना को देखेंगे। ठीक है, सोंग बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, ये जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बाकी यहाँ पर क्या है कि पंप स्टोरेज मॉडल पर आधारित यह परियोजना देहरादून की प्यास बुझाएगी। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आपके लिए, चाहे स्टैटिक से जोड़ो, चाहे इसको करंट अफेयर के एस्पेक्ट से जोड़ो। बाकी देखो, पिंक पार्क, आपको पता होगा कि देहरादून में बनेगा राज्य का पहला पिंक पार्क। ठीक है, तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आपके पास सीधे सीधे कहां पर आ जाते हैं, करंट अफेयर में आ जाते हैं। ठीक है, फिर एक नई चीज आई है कि जो रेम्बो ट्राउट फिश है उसका क्या होगा, अब अंतर्राष्ट्रीय निर्यात होगा। और सबसे पहले ये हमने जो ट्राउट फिश है ये कहां पर भेजी है भाई, नेपाल में भेजी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब हमने क्या करा था इकोनॉमिक सर्वे करा था, तो वहाँ पर हमने देखा था भाई, वहाँ पर हमने क्या देखा था कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि जो हमारा मत्स्य पालन है उसको हम क्या करेंगे, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे। ठीक है, फिर एक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति रिपोर्ट आई है और ये 2024 की रिपोर्ट है। तो उसके हिसाब से देखेंगे कि जो प्रसव हो रहा है, जो मृत्यु के समय अस्पताल तक ना पहुँचने वाले लोग हैं उनका कितना परसेंट है, अस्पताल में अंतिम इलाज मिल पाने वाले लोगों को कितना परसेंट है, इनको हम बड़े ही डिटेल में देखेंगे। तो ये जितनी भी 10 न्यूज़ आसपास हैं, 10 न्यूज़ के आसपास हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चाहे आप स्टैटिक की बात करें, वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में अगर आप करंट अफेयर के एस्पेक्ट से देखें तो वहाँ के लिए भी बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे सबसे पहली वाली न्यूज़ की तरफ। पहली वाली न्यूज़ क्या है भाई, पहली न्यूज़ है कि उत्तराखंड पुलिस को क्या मिला है, संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार मिला है। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस को क्या मिला है, संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार मिला है, और वो किसने दिया है भाई, अपने विदेश मंत्री जी ने दिया है। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो ये है कि भाई देश भर में पासपोर्ट आवेदन के सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस मिला है। ठीक है, क्या मिला है, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ हो जाती है आपके स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से। ठीक है, करंट अफेयर के एस्पेक्ट से। बाकी ये पुरस्कार कहाँ पर मिला है, तो नई दिल्ली में मिला है, और किन्होंने दिया है भाई, तो एस जे शंकर जी ने दिया है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे एडीजी हैं उन्होंने ये पुरस्कार लिया है, एपी अंशुमन जी ने ये पुरस्कार लिया है। ठीक है, और कौन से वित्तीय वर्ष के लिए है, तो ये भाई वित्तीय वर्ष है 25-26 के लिए। ठीक है, जो वित्तीय वर्ष पिछला वित्तीय वर्ष था हमारा 25-26, उसमें हमने क्या करा है कि पासपोर्ट सत्यापन में, ठीक है, पासपोर्ट सत्यापन में शानदार प्रदर्शन किया है, उसके वजह से हमें क्या मिला है, संस्थागत प्रदर्शन अवार्ड मिला है, या इसी को क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस मिला है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख लो, अगर मेंस के एस्पेक्ट से देखोगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी जी क्या कहते हैं, इसे राज्य के लिए गौरव का क्षण बताते हैं, और ये कहते हैं कि
जो पुलिस है वो तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग और समयबद्ध पारदर्शी क्या कर रही है सेवाओं का परिणाम है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ई गवर्नेंस से, जैसे आप मेंस में आप करते हैं ना, मेंस का कहाँ पर इसको रिलेट करेंगे, तो जहाँ पर भी आप ई गवर्नेंस की बात करेंगे वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे सरकार क्या है कि उत्तराखंड पुलिस ने क्या करा है, पासपोर्ट सत्यापन या पासपोर्ट आवेदन के सत्यापन में या पासपोर्ट वेरिफिकेशन में क्या जीता है, संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार जीता है। तो ये भी क्या बताता है आपको, एक ई गवर्नेंस का उदाहरण देता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे क्या बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो उनको वो उसके क्या मिला है, तो गोल्डन स्कॉच अवार्ड मिला है, ठीक है। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या है आयोग है आपके पास, राज्य बाल अधिकार आयोग, और इसके बारे में हम डिटेल में फिर से देखेंगे, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू के एस्पेक्ट से, ठीक। तो उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग को बाल सुरक्षा, संवर्धन और बाल हितों से जुड़े बेहतरीन नवाचारों के लिए क्या मिला है, गोल्ड कैटेगरी के लिए चुना गया है। पुरस्कार वितरण किन्हें मिला है, तो जो हमारी गीता खन्ना है। गीता खन्ना कौन है भाई, जो हमारा स्टेट क्या है, स्टेट बाल संरक्षण आयोग है, ठीक है, स्टेट बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उनकी अध्यक्ष कौन है भाई, तो गीता खन्ना जी हैं। और इनको क्या मिला है भाई, इन्होंने ही क्या करा है, गोल्ड स्कॉच अवार्ड क्या करा है, प्राप्त किया है। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आयोग द्वारा बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम की रोकथाम के साथ साथ बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए की गई पहलों के लिए विशेष रूप से क्या करी है, यहाँ पर सराहना करी है। आपको कुछ टाइम पहले की बात पता होगी, 6 महीने पहले की बात पता होगी कि क्या हुआ था कि रुद्रप्रयाग में क्या हो रहा था, बाल विवाह हो रहे थे, ठीक है, बाल विवाह हो रहे थे। जो भी लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन्हें पता चल रहा होगा कि रुद्रप्रयाग में बहुत ज़्यादा क्या घटनाएं देखने को मिली थी, बाल विवाह की घटनाएं देखने को मिली थी। और वहाँ पर आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से क्या करा था, काम करा था, ठीक है। तो यहाँ पर उस एस्पेक्ट में है ना, उस एस्पेक्ट में क्या मिला है, जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उन्हें क्या मिला है भाई, गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है। तो चाहे आप इसको प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से देखें या इसको मेंस के एस्पेक्ट में कहाँ पर देखेंगे कि जो आयोग है, आयोग क्या है, उनकी क्या भूमिका है, ठीक है। या सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य बाल अधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पर आप उसका क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाकी देखो एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोफेसर निकिता कौशल हैं उनको क्या मिला है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और क्यों मिला है भाई, तो ये जन नारायण स्वामी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, रासबिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर निकिता कौल हैं उनको क्या मिला है, शिक्षा और अकादमिक उत्कृष्टता और संस्थागत नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें क्या मिला है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। बाकी ये कहाँ पर मिला था, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजिकल जो क्या है संस्थान है, वहाँ पर क्या मिला था, ये अवार्ड मिला था, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मिले हैं, अवार्ड मिले हैं। चाहे आप अवार्ड की बात करें, चाहे आप गोल्ड स्कॉच अवार्ड की बात करें या इंस्टीट्यूट परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस की बात करें, जिसका संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार की बात करें, तो ये सारी जो न्यूज़ हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आप देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाल जो राज्य अधिकार संरक्षण आयोग है उसके बारे में है, ठीक है। तो ये क्या है, एक संवैधानिक या वैधानिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी, तो जो इसकी जो वैधानिक आधार है वो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 से हुई थी। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है, तो 2005 का है। उसकी धारा 17 के तहत क्या हुई थी, राज्य में उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 10 मई 2011 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर आप इसके संवैधानिक प्रेरणा की बात करें तो राज्य संरक्षण ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम का गठन संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत 36 से 51 के अनुरूप किया है। क्या यहाँ पर बोलता है ना कि राज्य ऐसे कौन से काम करेगा, ठीक है, जो क्या हो भाई, जो क्या हो बच्चों के लिए हो। तो देखो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 38 हो गया, 39 हो गया, 41 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 46, 47 और 51 हो गया। देखो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन सारे जो आर्टिकल हैं इनके बारे में बताओगे कि आर्टिकल 38 क्या बताता है, आर्टिकल 39 क्या बताता है, आर्टिकल 41 क्या बताता है। देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को स्किप करेंगे, बट इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। जो भी लोग कहते हैं ना कि उनसे बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो सिली मिस्टेक्स इसीलिए होती हैं
कि जो आप पढ़ते हैं, जैसे माना कि आपको आर्टिकल 38 पता नहीं है, अब यहाँ पर आया आपने देखा नहीं तो आपको रिकॉल नहीं हुआ, ठीक है। माना आपने एक बार देख लिया, बाद में फिर कहीं और पे पढ़ा, ठीक है, फिर आपको वहाँ पर क्या होगा, लगातार रिकॉल होता रहेगा, तो आप क्या कर पाएंगे, उसे याद कर पाएंगे। कई चीज़ों को आपको याद करने के लिए स्पेसिफिक बैठना नहीं पड़ता, ठीक है। कई चीज़ों को जब आपको याद करना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक बैठना नहीं चाहिए, बल्कि जब जब वो बीच में आए तब आप उनको एक बार देख सकते हैं। कितने मिनट लगेंगे भाई इसमें? 2 मिनट से कम टाइम लगेगा इन सब आर्टिकल को एक बार देखने में, और 1 मिनट का टाइम लगेगा इनको कॉपी पेस्ट करने में। कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। तो मैं उम्मीद करूंगा जो भी लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस लेक्चर को देखते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, चीज़ है। बाकी जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है भाई, जो गीता खन्ना है इसकी क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। जो शिव कुमार बर्णवाल है इसके क्या है, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। बाकी आयोग कहाँ पर है, नंदा की चौकी, विकासनगर रोड, देहरादून पर इसका क्या है भाई, आयोग का क्या है भाई, कार्यालय है, ठीक है। बाकी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है इसका, राज्यपाल गुरमीत सिंह जी होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आयोग के मुख्य उद्देश्य और क्या है, सीधे सीधे यहाँ से भी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो राज्य क्या है बाल संरक्षण आयोग है उसका मुख्य उद्देश्य और कार्यों पर एक टिप्पणी लिखें। तो आप सीधे सीधे इस चीज को क्या कर सकते हैं, वहां पर याद करके लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, उत्तराखंड राज्य में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना, ठीक है। निगरानी और सलाह क्या है, यह निकाय शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बाल विकास हो गया, बाल श्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नीतियों की निगरानी करने और सरकार को सलाह देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको याद रखना कि सरकार को सलाह देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, जो ऐसे आयोग होते हैं। फिर अंतर विभागीय समन्वय, आयोग बाल तस्करी हो गया, भिक्षावृत्ति हो गया, बाल श्रम हो गया, सामाजिक शोषण को रोकने के लिए पुलिस विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, और अन्य हितधारकों के साथ क्या करता है, लगातार समन्वय बैठक और जागरूकता अभियान चलाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे इनिशिएटिव को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी बाल विधानसभा क्या है, तो प्लान इंडिया, देखो प्लान इंडिया जैसी संस्थाओं के सहयोग से आयोग बाल उत्तराखंड बाल विधानसभा कब से शुरू की गई है, 2014 से शुरू की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बन सकता है आपके स्टैटिक क्वेश्चन में कि उत्तराखंड बाल विधानसभा की शुरुआत कब से हुई है, तो 2014 से हुई है, ठीक है। 2014 का भी समर्थन करता है, जो बच्चों का नेतृत्व करने वाला एक मंच है जहां वे लोकतांत्रिक रूप से अपने विचारों की वकालत करते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली न्यूज़ है, ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस को संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार हो, ठीक है, बाल संरक्षण आयोग को क्या हो, गोल्ड स्कॉच अवार्ड हो, जो इसका स्टैटिक है कि क्या है उत्तराखंड का बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में क्या कर लिया है, आपको बता दिया है। बाकी जो प्रोफेसर निकिता कौल है उनको क्या मिला है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इनिशिएट पसंद आ रहा होगा, जो कि कैसा एक इनिशिएट है भाई कि प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ आप क्या कर पाएंगे, करंट अफेयर की तैयारी कर पाएंगे। करंट अफेयर को आप इस तरीके से भी डिजाइन कर पाएंगे कि कैसे आप इसका एग्जाम्पल अपने मेंस एग्जामिनेशन में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके लिए हमने क्या करा है कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक ग्रुप बनाया है, जिसमें जो पहले एक क्वेश्चन आता था डीएनए से आता था, बट अब जो भी लेक्चर होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, चाहे वो मंथली हो चाहे वो वीकली हो, यहां पर मैं आपको क्या करूंगा कि इस एस्पेक्ट में क्या करूंगा, एक क्वेश्चन दिया करता हूं, वहां पर अभी भी देता हूं, ठीक है। एक स्टैटिक भी देता हूं जो पीवाईक्यू से रिलेटेड होता है, वहां पर आपको आंसर लिखना है भाई, ठीक है। अब आपके पास देखो लमसम 3 महीने हैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप अपना स्ट्रक्चर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक तैयार कर लें। मतलब जैसे ये कॉपी है, कॉपी के दो तरफ क्या है, रोल है, ठीक है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, उसके बीच में कितने गैप में लिखना है ये आपको अभी से समझ आना चाहिए। जिस दिन आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको कम से कम इस झंझट में ना पड़ना पड़े, और इस झंझट को डेवलप करने के लिए ना कम से कम 2 महीने लगते हैं भाई, कम से कम कितने मंथ लगते हैं, तो 2 मंथ लगते हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को अभी से फिक्स कर लो, ठीक है। प्रीलिम्स के साथ साथ इन सारी चीजों को अभी से फिक्स कर लो, जैसे ही मेंस एग्जाम होता है तब आप क्या कर लो भाई, उसके बाद आप बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कर पाओ, ठीक है ना। और देखो इस बार केवल कितनी पोस्ट है, 63 के आसपास पोस्ट है, तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है, दोनों ही जगह क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने की चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से क्या करो भाई, ऐसे तरीके से तैयारी करो कि प्रीलिम्स में भी सक्सेस सुनिश्चित हो और मेंस में भी क्या हो, सक्सेस सुनिश्चित हो। तो उसी के रिगार्डिंग में क्या है भाई, एक इनिशिएटिव है मेरे द्वारा, ठीक है। एक रिजनेबल प्राइस में, कुछ भी नहीं होता, 500 रुपये, ठीक है, और 1 टाइम फीस है। मतलब जब तक आपका पीसीएस का मेंस नहीं हो जाता तब तक ये ग्रुप बना रहेगा। जितने आंसर होंगे इसमें, ठीक है, जो लोगों ने लिखे होंगे आप उनके आंसर देख पाओगे कि भाई
लोग कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। आप खुद अपने आंसर पोस्ट कर पाओगे। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी भी शेयर की जाएंगी, ठीक है, जिनका उपयोग आप क्या करोगे, मेंस आंसर राइटिंग में करोगे, ठीक है। तो आप इस ग्रुप से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आकाश के हौसलों के आगे छोटे रह गए सबसे ऊंचे पर्वत, ठीक है। तो देखो भाई ये इन्होंने क्या करा है कि माउंट एलब्रूस की चढ़ाई करी है, ठीक है। माउंट एलब्रूस की जो कितनी ऊंचाई है, तो 5,642 मीटर क्या है भाई, ऊंचा है क्या है, माउंट एलब्रूस। अब देखो माउंट एलब्रूस और बाकी सब सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखो मैं यही बात कर रहा था, 7 समिट्स चैलेंज, ठीक है। 7 समिट चैलेंज 2 अवधारणाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो थोड़ा आकाश जी के बारे में समझ लेते हैं कि आकाश जी कहाँ के हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं भाई, रुद्रप्रयाग जिले के हैं। ये रुद्रप्रयाग जिले के चोपता जखानी गाँव के ये हैं, और ये कहाँ पर रहते हैं, वर्तमान में न्यूयॉर्क में रहते हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने इससे पहले काफ़ी क्या करी हैं, ऊंचे पर्वतों की क्या करी है, चढ़ाई करी है। बट हाल ही में इन्होंने क्या करा है, माउंट एलब्रूस जो कि क्या है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी क्या करी है, चढ़ाई करी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी जो इसका स्टैटिक है, देखो अब मैं थोड़ा सा नक्शे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि माउंट एलब्रूस है कहाँ गया, ठीक है। तो देखो ये तो क्या है, अपना रशियन फेडरेशन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रशियन फेडरेशन है यहाँ पर। तो इधर ही कहीं पर क्या है, माउंट एलब्रूस की क्या है, माउंट एलब्रूस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर कॉकेसस माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉकेसस माउंटेन है। ये तो जो रेंज बता रही है ना, ये डॉट 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 लाइनें हैं, ये क्या है, कॉकेसस माउंटेन की रेंज है, ठीक है। ये कॉकेसस माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एलब्रूस है। इसको याद रखना, ये कभी भी आपके स्टैटिक क्वेश्चन में आ सकता है कि जो कॉकेसस क्या है, पर्वतमाला है, जो पर्वत श्रृंखला है, वो कहाँ पर है भाई, वो क्या है, ये यूरोप और कहाँ पर है, यूरोप और एशिया के बीच में है, क्या है, कॉकेसस पर्वतमाला, ठीक है। और कॉकेसस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एलब्रूस है। और माउंट एलब्रूस देखो यहाँ पर है, कॉकेसस, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये याद होना चाहिए कि जो कॉकेसस पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट एलब्रूस है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर ब्लैक सी देखने को मिल रहा है, इधर साइड, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है ब्लैक सी। तो आपको मुझे बताना है कि ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है। ये आप मुझे कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। इधर दिख रहा है आपको कैस्पियन सी, आपको मुझे बताना है कि कैस्पियन सी से, ठीक है, कैस्पियन सी से कौन कौन से देश क्या करते हैं अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर बतानी है भाई, कॉमेंट सेक्शन में बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं पूछ भी रहा हूँ लगातार ब्लैक सी, और जो ब्लैक सी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि कौन कौन सी कंट्रीज ब्लैक सी से क्या करती हैं, अपनी सीमाएं बनाती हैं। और कैस्पियन सी से भी क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं यहाँ पर। कई बार पूछता है कि कैस्पियन सी से कौन कौन से देश क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपने कहाँ पर बताने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। बाकी 7 समिट चैलेंज क्या है, 7 समिट चैलेंज के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी कहाँ पर आएगी भाई, जो मेंस की आंसर राइटिंग है ना, वहाँ पर मैं ये टर्मिनोलॉजी को डाल दूंगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो 7 समिट्स का अर्थ क्या है कि पृथ्वी के जो सातों महाद्वीप हैं, उनकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनका जो समूह है उसको क्या कहते हैं, 7 समिट्स चैलेंज कहते हैं। इन सभी 7 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने की उपलब्धि को पर्वतारोहण की दुनिया में 7 समिट चैलेंज कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कहाँ पर है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट है। इसके एस्पेक्ट से कई बार आपके स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पर क्या है, करंट अफेयर को करने की। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अगर ऐसा कोई करंट अफेयर करा दे, ठीक है, उत्तराखंड के रिगार्डिंग, तो फिर मुझे आके बोल देना, ठीक है। तो देखो भाई पहला है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की पीक कितनी मीटर ऊंचाई है कि ये तो 8,848.86 मीटर की ये क्या है, हाइट है इसकी, ठीक है। बाकी कहाँ पर है, तो नेपाल और चीन के सीमा पर है। जरा मुझे बताना है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस और नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे मुझे उनका आंसर, क्योंकि कभी भी ये आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट एकांकगुआ है, ठीक है, माउंट एकांकगुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर की है, तो 6,960 मीटर की है, ठीक है। ये कहाँ पर है भाई, तो एंडीज पर्वतमाला है, जो कहां पर है, जो अपना जो क्या है, दक्षिण अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका जो क्या है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, एंडीज पर्वत श्रेणी है इधर, ठीक है। तो अर्जेंटीना में क्या है भाई, माउंट एकांकगुआ है, ठीक है। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है,
आपके लिए स्टैटिक क्वेश्चन है। फिर जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका की जो सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट डेनाली। और माउंट डेनाली को ही किस और नाम से जाना जाता था, तो माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता है। माउंट डेनाली को ही किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है, मतलब जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 6190। और ये कहाँ पर है भाई, अलास्का रेंज यूएसए में। आपको पता होगा कि जो कनाडा के ऊपर क्या है, अलास्का है ना, वहाँ पर की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट डेनाली या माउंट क्या है, माउंट मैकिनले है। ठीक है, माउंट क्या है, मैकिनले है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पीक है। फिर अफ्रीका की जो सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, वो है क्या है, माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, और माउंट किलिमंजारो कौन से देश में पड़ता है, तो तंजानिया में पड़ता है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी देखो, यहीं की जो माउंट एल्ब्रूस है, यहीं की जो चोटी को फतेह किया है किसने, आकाश नेगी ने करा है, जो कि कहाँ के हैं भाई, रुद्रप्रयाग के हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कौन से पर्वत श्रेणी पर है, कॉकेसस पर्वतमाला पे है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है ये कॉकेसस पर्वतमाला। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था, ये क्या है, कॉकेसस, ग्रेट कॉकेसस पर्वतमाला है। ठीक है, ये ठीक है, और इसी की हाईएस्ट पीक क्या है भाई, माउंट एल्ब्रूस है। ठीक है, क्या है, माउंट एल्ब्रूस। बाकी अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक क्या है, विल्सन मैसिव है। इसको याद रखना, अंटार्कटिका की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, विल्सन मैसिव है। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, तो एल्सवर्थ पर्वत श्रृंखला है अंटार्कटिका में। ये कई बार स्टैटिक क्वेश्चन में आया हुआ है। ये कहाँ पर पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि एल्सवर्थ पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। और अंटार्कटिका में जो एल्सवर्थ पर्वत श्रृंखला है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है भाई, विंसन मैसिव है। विंसन मैसिव है। ठीक है, ऑस्ट्रिया या ओशनिया, तो यहाँ पर देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चोटी है, पुंकेयक जया या कार्सटेंज पर्वत पिरामिड पिरामिड है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर है भाई, इंडोनेशिया में है, सुदीरमन रेंज में। ठीक है, आपसे कभी भी पूछ सकता है कि सुदीरमन रेंज कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, तो इंडोनेशिया की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कार्सटेंज जो पिरामिड है ये यहाँ की क्या है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ कि माउंट डेनाली जो कि क्या है, उत्तरी अमेरिका में है ना, उत्तरी अमेरिका में है, अलास्का में है। ठीक है, अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, देश की, तो उसका नाम क्या है, माउंट डेनाली का नाम क्या है भाई, माउंट मैकिनले है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो प्रमुख सूचियाँ, जो हमने क्या पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था ना कि जो हमने क्या पढ़ा था, 7 समिट्स चैलेंज है। जो 7 समिट्स चैलेंज है ना, इसमें दो क्या है, दो सूचियां हैं। एक तो बास लिस्ट है। देखो, एक बास स्ट्रेट भी पता होगा, जरा बताना कि बास स्ट्रेट कौन से दो देशों के बीच में है। ठीक है, एक तो बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच में बास जल संधि है, जरा मुझे ये कहां पर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। तो एक बास सूची है। तो एक अमेरिकी क्या थे, पर्वतारोही रिचर्ड बास थे। उन्होंने 1980 के दशक में पहली सूची बनाई थी, जिसमें 7 महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, माउंट कोशियुस्को थी। ठीक है, कोशियुस्को थी। ठीक है, अब जो माउंट कोशियुस्को है ना, वो इसकी जगह थी। ठीक है, इसकी जगह थी। कार्सटेंज पिरामिड की जगह क्या थी, माउंट कोशियुस्को थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 1985 में इस चैलेंज को पूरा करने वाले वो देश के पहले क्या थे, व्यक्ति थे। इन्होंने देखो बात सूची में क्या थे, ये 7 महाद्वीपों की क्या थी, हाईएस्ट पीक थी। लेकिन ये जो कार्सटेंज पिरामिड है ना, इसकी जगह क्या थी इस सूची में, तो कोशियुस्को थी। लेकिन जो मेसनर सूची आई, तो ये क्या थे, इटालियन क्या थे, पर्वतारोही थे, मेसनर। और इन्होंने क्या करा था, इस सूची में संशोधन किया। उनका तर्क था कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से ओशनियों को एक महाद्वीप मानना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कोशियुस्को की जगह क्या कर दिया, इंडोनेशिया के कार्सटेंज पिरामिड को इस सूची में शामिल कर दिया। अब जो कार्सटेंज पिरामिड है ना, यही पिरामिड है जो क्या करते हैं, अब मैक्सिमम लोग इसी सूची को मानते हैं, मतलब मैसनर सूची को ही मानते हैं कि जो मैसनर सूची दी है 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनको फतेह करने वाली जो चोटियां हैं वो मैसनर सूची वाली ही चोटियां हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या था, क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि 7 महाद्वीप कौन है जो कि क्या आते हैं, 7 समिट चैलेंज में आते हैं। अब उत्तराखंड के एस्पेक्ट में अगर आप थोड़ा सा इसको क्या करो, देखो, तो उत्तराखंड की जो 2 बहनें हैं, 2 जुड़वा बहनें, आपने इनका नाम सुना होगा, तासी और नुंगसी। ठीक है, क्या है भाई, तासी और नुंगसी हैं। ये क्या है, दुनिया की पहली ऐसी जुड़वा बहन है या भाई बहन की जोड़ी है जिन्होंने क्या करी है, 7 समिट चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कब, 2014 में कर दिया था इन्होंने 7 समिट चैलेंज को। ठीक है, तो आपको पता है ना कि 7 समिट चैलेंज 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंची चोटी
चोटियाँ हैं, ठीक है। और कौन सा मेसनर जो सूची है उसी को क्या मानते हैं, सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसी सूची का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है। बाकी भारत की पहली महिला कौन थी, तो प्रेमलता अग्रवाल 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला थी। हालांकि बाद में कई अन्य महिलाओं ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन आप इसको बिल्कुल याद रखना कि जो प्रेमलता अग्रवाल थी, ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल कौन थी, जिन्होंने भारत की सबसे पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने क्या करा था भाई, इन 7 समिट्स चैलेंज को क्या करा था, पूरा करा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपको पता होगा कि माउंट विल्सन अंटार्कटिका पर चढ़ाई पूरी करने के साथ ही अरुणिमा सिन्हा 7 समिट से फतेह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग क्या बनी थी, महिला बनी थी। और अरुणिमा सिन्हा का आपको इंसिडेंट पता होगा ना, एक बार उनका क्या हुआ था, ट्रेन के पटरी पे उनका ट्रेन की पटरी पे उनका पाँव कट गया था, ठीक है, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बहुत ही क्या है भाई, प्रेरणादायक कहानी है इनकी, अरुणिमा सिन्हा की। कभी इनके बारे में पढ़ना या यूट्यूब में कहीं वीडियो देखना, ठीक है। बहुत ही इनकरेज कहानी है, जो आप लोग अभी एक छोटे छोटे एग्जामों में क्या हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना कि यार कैसे होगा ये एग्ज़ाम, कभी इनकी कहानी सुनना, फिर देखना, अंदर से ऐसा मोटिवेशन आएगा कि कोई भी पेपर फिर बच नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये भी जरूर इंपॉर्टेंट है। फिर मल्ली मस्तान बाबू क्या है, यह उपाधि हासिल करने वाले वे भारत के प्रमुख पर्वतारोहियों में से एक है जिन्होंने 2006 में उस समय के सबसे तेज गति से चैलेंज पूरा करने वाला रिकॉर्ड, मतलब सबसे तेज गति से क्या चढ़े थे वो, इन 7 समिट्स चैलेंज को उन्होंने पूरा करा था। तो देखो ये जितनी भी स्टैटिक नॉलेज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आकाश नेगी की वजह से आपने क्या कर लिया, 7 समिट चैलेंज जैसे टॉपिक्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। बाकी भारत की पहली महिला, ठीक है, कौन चढ़ी थी, भारत की पहली दिव्यांग महिला कौन चढ़ी थी इनमें, है ना। और मल्ली मस्तान बाबू के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो सोंग बांध परियोजना से रिलेटेड है और इससे क्या मिलेगी, 400 मेगावाट की बिजली मिलेगी, ठीक है। तो जो सोंग बांध विद्युत परियोजना है, बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना, ये आपने मुझे बताना है कि कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, ये मुझे आप कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। बाकी कहाँ पर ये है, ये तो देहरादून में है और राजधानी क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान और ऊर्जा उत्पादन के लिए ये क्या है, इसका उद्देश्य है, मतलब इसका एम ये है, ठीक है। बाकी विद्युत क्षमता कितनी है, तो 400 मेगावाट बिजली क्या कर पाएगा, ये उत्पन्न कर पाएगा, ठीक है। मॉडल क्या है, तो पंप स्टोरेज पावर प्लांट मॉडल पर ये आधारित है, ठीक है। कार्य और संस्थागत विभाजन क्या है, तो इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे विभिन्न विभागों के बीच क्या हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, सहमति बनी है। सबसे पहले जैसे सिंचाई विभाग के एस्पेक्ट में है, तो सिंचाई विभाग क्या करेगा भाई, बांध के मुख्य निर्माण और उससे जुड़ी सभी ढांचागत प्रक्रियाओं की क्या है, इसकी जिम्मेदारी है। बाकी UJVNL मतलब उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये क्या करेगा कि 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य और DPR इसका तैयार करेगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा काम कौन करेगा, ये करेगा अपना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। ये कब बना था जरा, ये कब बना था, ये आप कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो हमारा UJVNL है ये कब बना था, जरा इसको कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जल संस्थान और जल निगम में क्या है, तो बांध से राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों तक पानी वितरण करने की जिम्मेदारी है, ठीक है। पंप स्टोरेज जो पावर प्लांट कार्य प्रणाली है, ये क्या है भाई, दिन कम मांग का समय, ठीक है। दिन के टाइम पे क्या होता है कि कम मांग का समय होता है ना बिजली का, ठीक है। दिन के टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि कम बिजली खपत होती है ना, ऑब्वियस सी बात है। गर्मियों के छोड़ दें अगर, तो ठंडियों में क्या होता है कि अमूमन दिन के टाइम पर क्या होती है कि बिजली की खपत कम होती है। तो जब बिजली की मांग और दरें कम होती हैं तब बांध के पानी को पंप करके ऊपरी हिस्से में बनाई जाने वाली कृत्रिम झीलों तक पहुँचाया जाएगा। और जो पीक आवर्स होते हैं रात के टाइम पर, तो रात के टाइम पर ज़्यादा डिमांड होती है बिजली की, तो जब बिजली की मांग और बाजार दरें अधिक होती हैं तब उसी पानी को ऊपरी झील से नीचे टरबाइन पर छोड़ा जाएगा, जिससे क्या बनेगी, त्वरित बिजली क्या होगी, उत्पादन होगी। तो यही होता है पंप स्टोरेज पावर प्लांट कार्यप्रणाली। ये आपसे कभी भी कहां पर पूछा जा सकता है भाई, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो जिनका भी क्या है लोअर पीसीएस का इंटरव्यू है, वो ऐसी टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल क्या करें, अपनी उंगलियों के टिप पर रखें, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है जो टेरी बांध है वो बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, ठीक है। तो आपसे ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है कि पंप स्टोरेज पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको फिर बताना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो अगली जो न्यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SRS सांख्यिकी की जो रिपोर्ट है 2024 की, उसके आंकड़े बता रहे हैं कुछ। तो यहाँ पर क्या बताते हैं भाई, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो उत्तराखंड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के उल्लेखनीय सुधार का यहाँ पर उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है, ठीक है। तो जो संस्थागत प्रसव है वो कितना है, 94.8% है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल न पहुंचने वाले कितने हैं,
48.4% है। तो ये सारे इसमें क्या दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं। तो इनको हम अभी डिटेल में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताना चाह रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। प्रसव के दौरान चिकित्सा सुविधाओं के उल्लेखनीय सुधार में क्या की गई है, दर्ज की गई है, ठीक है। कुल संस्थागत प्रसव कितने होते हैं, तो जो मैटरनिटी डिलीवरी होती है उत्तराखंड में वो कितनी हो चुकी है, 94.8% जो लोग होते हैं, लोग नहीं मतलब महिलाएं हैं, उनका जो प्रसव होता है, ये डिलीवरी होती है, वो चिकित्सा संस्थानों में ही की जाती है, ताकि वहाँ पर क्या मिले भाई, एक अच्छा उपचार उन्हें मिल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें कितने परसेंट डिलीवरी होती है, तो 57.1% जो प्रसव होता है वो सरकारी अस्पतालों में होता है, ठीक है। निजी अस्पतालों में कितना होता है, तो 37.7% प्रसव कहाँ पर होता है, निजी अस्पतालों में होता है। देखो अगर आप इस टॉपिक को मेंस से जोड़ना चाहोगे ना, तो मेंस का जो आपका 6वां पेपर है या जो आपका उत्तराखंड दूसरा पेपर है, वहां पर स्वास्थ्य आपके पास क्या है, स्वास्थ्य क्या है आपके पास, टॉपिक है, स्वास्थ्य आपके पास टॉपिक है। तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप इसको एज एग्जाम्पल की तरीके से बता सकते हैं कि अब उत्तराखंड में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात है वो कितनी पहुंच चुकी है, तो 94.8% पहुंच चुकी है। और उसमें भी क्या है, सरकारी अस्पताल क्या है, ज्यादा ऊपर है, ठीक है, क्या है, ऊपर है, ठीक। 57.1% जो प्रसव होता है वो कहां पर होता है, सरकारी अस्पतालों में। लेकिन कुछ चिंताजनक बातें भी हैं इसमें। चिंताजनक बातें क्या है कि जीवन के अंतिम समय में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो क्या है, उनका क्या है कि चिंताजनक डेटा आया है यहाँ पर कि अस्पताल ना पहुंच पाने वाले लोग कितने परसेंट है भाई, 46.5% लोग क्या है जो मृत्यु के समय अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु घर पे ही या रास्ते पे ही हो जाती है। तो देखो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या पॉइंट ए से जो पॉइंट बी तक है, मतलब पॉइंट ए क्या है, आपका घर है, ठीक है, और पॉइंट बी क्या है, आपका हॉस्पिटल है, जो यहाँ का बीच का रास्ता है वो इतना दुर्गम है कि उसमें समय क्या लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, आपके मेंस एग्जामिनेशन में आप जब भी क्या करोगे, ऐसी चीज़ों के बारे में बताओगे, ठीक है, ऐसे डेटा को वहाँ पर डालोगे, ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड डेटा को डालोगे, तो एग्जामिनर आपको स्वतः ही नंबर देगा, ठीक है। वो चाहेगा कि ऐसे ही व्यक्ति आने चाहिए भाई सिविल सर्वेंट में आपके, जो कि समझ पाएँ कि यहाँ की सच में दिक्कतें क्या हैं। फिर अंतिम इलाज, देखो अंतिम इलाज केवल 39.4 लोगों को ही जीवन के अंतिम समय में अस्पताल में उपचार मिल पाता है, ठीक है। बाकी इसके इतर क्या है, 14.3% लोगों को ही इलाज अस्पताल के बाहर अन्य संस्थानों पर होता है। ग्रामीण बनाम शहरी, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु के समय अस्पताल न पहुंच पाने वाला आंकड़ा कितना है, 48.4% है। देखो सीधे सीधे ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, ठीक है। आपका जो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक तो मतलब सामान के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सामान को अगर आप एक क्या मान लें भाई, क्या मान लें, अरे एक रोगी व्यक्ति को मान लो, है ना, या उस व्यक्ति को मान लो जो परेशान है, ठीक है, जो परेशान किस चीज़ से, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से परेशान है, ठीक है, तो उसकी जो पहुंच है वो बड़ी ही क्या है भाई, क्रिटिकल है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो। बाकी देखो शहर के आंकड़े भी कितने हैं, ये भी कम डरा देने वाले नहीं है भाई, 40.1% है, ठीक है। तो चाहे सरकार कुछ भी कह ले कि उन्होंने मैटरनिटी जो प्रसव क्या है, डिलीवरी है, वो 94% पहुँचा दी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर सरकार ने काम भी करे हैं, ठीक है। वहाँ पर सरकार ने उनके लिए वैन वगैरह भी लगाई है, ठीक है, जिसको खुशियों की चाबी कहते हैं ना, वही वो जो वैन होती है, ठीक है, वो लगाई है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने और जगहों में ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, तो ये एक चिंताजनक क्या है, आंकड़ा है। बाकी अगर आप डेमोग्राफिक डेटा की बात करें, देखो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में आ सकता है कि जन्म दर क्या है, उत्तराखंड की जन्म दर में लगातार क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, ठीक है। वर्ष 2019 में जन्म दर कितनी थी, 17.1 प्रति हजार में थी, ठीक है, लेकिन 2024 में कितनी हो चुकी है, 16.7 प्रति हजार में हो सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक मतलब कारण क्या हो सकता है, माइग्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार क्या देखने को मिल रहा है, माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी डेथ रेट की बात करें तो राज्य में मृत्यु दर क्या है, अभी स्थिर है, मतलब जो डेथ रेट होती है वही है, लेकिन जो जन्म दर है, जो बर्थ रेट है, वो क्या हुई भाई, 17.1 कब थी, 2019 में थी, प्रति हजार में, हाँ प्रति हजार में, ठीक है, प्रति हजार में, ठीक है, 17.1%। और जो वो है क्या है 2024 में कितनी हो गई घटकर, तो 16.7 हो गई है प्रति हजार, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो एक ये छोटा सा वन लाइनर फैक्ट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर किसके लिए, प्रिलिमिनरी के लिए। तो जो क्रेड है, क्रेड के जो क्या थे
क्रेडिट की क्या थे, कुणाल साह थे, अब वो व्हाट्सएप के क्या बन चुके हैं, सीईओ बन चुके हैं। तो ये आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि वर्तमान समय में व्हाट्सएप के नए सीईओ कौन है, तो कुणाल साह हैं भाई, इसको थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है आपको। बाकी देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगेन, ठीक है। आपको पता है कि मदरसा नाम से मान्यता और मिड डे मील में भी मिलेगी, मिड डे मील भी इसमें इनमें मिलेगा। तो आपको पता ही है, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि जो मदरसा बोर्ड है अब क्या बन चुका है उत्तराखंड राज्य में, तो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण आ चुका है, ठीक है। अब ये मदरसा बोर्ड का क्या कर दिया गया है, विघटन कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो जो मदरसा बोर्ड का विघटन और नया प्राधिकरण क्या है, तो उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, मतलब यानी कि कल 1 जुलाई को क्या कर दिया जाएगा, मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्थान पर राज्य में अल्पसंख्यक जो शिक्षा प्राधिकरण है वो अस्तित्व में आ जाएगा। शिक्षा विभाग एवं इस नए प्राधिकरण की मान्यता के बिना राज्य में कोई भी मदरसा संचालित नहीं हो सकता है, ठीक है। मान्यता प्रक्रिया और नामकरण में क्या रहा थे, तो मदरसा संचालकों को अब शिक्षा विभाग से मदरसा नाम से ही जूनियर हाई स्कूल और क्या इंटर स्तर की मान्यता मिल सकेगी। वर्तमान में कितने मदरसे थे, तो 452 मदरसे थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो मिड डे मील और सरकारी योजना क्या है, तो शिक्षा विभाग से विधिवत मान्यता प्राप्त मदरसों को पीएम पोषण योजना के तहत क्या दिया जाएगा, मिड डे मील की सुविधा निरंतर दी जाएगी। और पता नहीं मैं कितनी बार आपको पीएम पोषण योजना के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो जरा एक ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ मतलब एक संक्षेप में एक टिप्पणी लिखना 50 शब्दों की, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में लिखना पीएम पोषण योजना के बारे में, और लिख के देखना भाई, ठीक है। जब आप इसमें बहुत ज़्यादा डेटा को यूज़ करोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अभी ऊपर के लेक्चर में अभी मुश्किल से मुझे 35-36 मिनट हुए होंगे आपको पढ़ाते पढ़ाते, और मैंने आपको न जाने कितने स्टैटिक क्या बता दिए हैं, फैक्ट बता दिए हैं, न जाने कितने स्टैटिक क्वेश्चन बता दिए हैं। आपका क्या है, ये नित्य नयन कर्तव्य है, क्योंकि एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, मुझे नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कर्तव्य है कि इसको कहां पर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो एनईपी है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये कब की है, 2020 की है, ठीक है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर, जरा नई शिक्षा नीति आई थी, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर क्या आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानकों के अनुरूप प्राधिकरण जल्द ही मदरसों के लिए एक नया पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा, जिसे शासन से भी अनुमोदित कराया जाएगा, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अल्पसंख्यक प्राधिकरण जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगा, और वहां पर शुल्क निर्धारण और सारी प्रक्रिया वहां पर बताई जाएंगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के एस्पेक्ट से भी, ठीक है। मेंस के एस्पेक्ट से भी आपका जो जीएस पेपर क्या है, जीएस पेपर 6 की बात करो या उत्तराखंड की बात करो, उत्तराखंड का जो पेपर 2 है वहां पर शिक्षा से संबंधित क्या है, टॉपिक है, ठीक है। अब देखो जब राज्य ऐसे इनिशिएट ले रहा है, ठीक है, जब राज्य ऐसे इनिशिएट ले रहा है कि मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया, इसका विघटन कर दिया, अब क्या बन गया इनकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आएगी, चाहे आप 50 नंबरों की बात करो, ठीक है, चाहे आप 50 शब्दों की बात करो, 100 शब्दों की बात करो या 150 शब्दों की बात करो, एक क्वेश्चन आपको आपको मेंस में जरूर दिखेगा, ये 2026 के मेंस में। तो भाई जो 2026 में पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, अभी से ऐसी तैयारी सुनिश्चित कर लो कि आपको फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखो भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी डीआर पुरोहित को मिलेगा इंद्रमणि बड़ूनी सम्मान, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम क्या है भाई, दाताराम पुरोहित है इनका पूरा नाम, डीआर पुरोहित मतलब दाताराम पुरोहित जी को क्या मिलेगा, इनको मिलेगा इंद्रमणि बड़ूनी पुरस्कार। और इंद्रमणि बड़ूनी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 2023 से दिया जा रहा है, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक ज्ञान, सामाजिक सरोकारों को समर्पित व्यक्तित्व के लिए स्थापित उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ूनी सम्मान इस वर्ष लोक रंगकर्मी, चिंतक, शिक्षाविद और लोक संस्कृति के पुरोधा प्रोफेसर डीआर पुरोहित को क्या दिया जाएगा, ये सम्मान दिया जाएगा। 21,000 रुपये की इसमें धनराशि मिलती है, ठीक है। स्मृति पत्र मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्मृति चिन्ह भी मिलता है और अंग वस्त्र यहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। बाकी ये कब दिया जाएगा, तो 18 अगस्त को दिया जाएगा, ठीक, देहरादून में दिया जाएगा, है ना। और कब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, तो 2023 से ये सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। कौन सा सम्मान, उत्तराखंड मतलब ये इंद्रमणि बड़ूनी सम्मान, ठीक है। और ये क्या थे भाई, ये
गांधी भी कहते हैं इनको, उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं। तो देखो ये क्या है, एक वन लाइनर न्यूज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना, जो भी मैंने स्टैटिक बताया, ठीक है, कि 2023 से ये सम्मान देना शुरू हुआ, 51,000 सम्मान पत्र, स्मृति पत्र, स्मृति चिन्ह मिलता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता ही है कि इस बार पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। कितने लोगों को पद्मा अवार्ड दिए गए हैं जरा कमेंट सेक्शन में बताना। रोहित शर्मा को भी मिला है, ठीक है। और उत्तराखंड से किसको मिला है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये देखना आपके पीसीएस में पक्का, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में आएगा कि उत्तराखंड के मूल निवासी समाजसेवी खेमराज सुंदरियाल जी को क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो ये कौन है, अपने खेमराज सुंदरियाल जी हैं भाई, ठीक है। ये क्या है, कौन है, खेमराज सुंदरियाल जी हैं, ठीक है। और ये क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जो क्या है, खेमराज सुंदरियाल जी का जन्म बोला मैं, ये इनका अरे काम करने का क्षेत्र क्या है, समाज सेवी है, ठीक है। तो इनको क्या मिला है भाई, पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। बाकी देहरादून में क्या बनेगा, उत्तराखंड का पहला पिंक पार्क बनेगा। बाकी पिंक पार्क किससे रिलेटेड है भाई, ये महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला पिंक पार्क कहाँ पर बनेगा, देहरादून में बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से इसकी प्रेरणा ली गई, तो दिल्ली की तर्ज पर ये बनाया जाएगा, ठीक। बाकी देहरादून नगर निगम इसकी जल्दी ही डीपीआर वीपीआर बना देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो जो 10 साल से या उससे ज़्यादा के पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनका यहाँ पर क्या होगा, एंट्री बैन होगी, ठीक है। पूर्ण तरीके से यहाँ पर क्या होगी, एंट्री बैन होगी ये, ठीक है। बाकी पिंक थीम होगी, पिंक यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाएगी, पिंक टॉयलेट होगी, पिंक बेंच होंगे, सब कुछ यहाँ पर पिंक ही होगा, ठीक है। बाकी स्वास्थ्य और सुरक्षा भी यहाँ पर दी जाएंगी। यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक हो गया, योगा हो गया, जिम वाला सुविधाएं यहाँ पर सब चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब सीधा यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला पिंक पार्क कहाँ पर बन रहा है, तो देहरादून में बन रहा है, बस इसको याद रखोगे आप, ठीक है। बाकी बर्थवाल को भारत शिक्षा रत्न से सम्मानित किया गया है, जो दिनेश बर्थवाल जी हैं, ठीक है। इनको क्या मिला है, शिक्षा रत्न सम्मान मिला है, ठीक। थोड़ा सा इसको भी याद करना है आपको। बाकी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंची उत्तराखंड की ट्राउट फिश, ठीक है, ट्राउट मछली। क्या उपलब्धि है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तो ये क्या है भाई, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किसको दिया है हमने, तो नेपाल को दिया है, ठीक है। तो उत्तराखंड में उत्पादित हिमालयन रेनबो ट्राउट मछली को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक पहुँचाया गया है, ठीक है। तो पहली खेप निर्यात किसको की गई है, पड़ोसी देश नेपाल को की गई है, ठीक है। सहभागी संस्थाएं, यह निर्यात पिथौरागढ़ जिले की 3 सहकारी समितियों द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, देखो किया गया है, ठीक है। आप सुनो मेरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं ये लेक्चर बनाता हूँ ना, इससे पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ क्या करता हूँ, इस पीपीटी को पढ़ता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये न्यूज़ बनाई ना, तो जब यहाँ पर ये आया कि क्या, कि पहली खेप हमने किसको दी, नेपाल को दी, तो वो थोड़ा हंसा, ठीक है। वो क्या हुआ, थोड़ा हंसा। लेकिन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको पहले 4 लेक्चर लिया हूँ डीएनए के, कब, मई में, शायद मई के महीने में 4 मैंने डीएनए के लेक्चर बनाए हैं। वहाँ पर एक जगह में आपने देखा होगा कि भारत पश्चिमी देशों के साथ क्या कर रहा है, अपने व्यापार को कम करने की कोशिश कर रहा है, कम नहीं ज़्यादा करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, अब इसको और डाइवर्सिफाई कर रहा है। मतलब भारत लगातार छोटे देशों के साथ भी क्या कर रहा है, व्यापार को बढ़ा रहा है। आपने वहाँ पर श्रीलंका देखा होगा, 210 से ज़्यादा % हमने वहाँ पर क्या बढ़ा दिया है, व्यापार बढ़ा दिया है। मतलब जो पश्चिमी देशों की तानाशाही है, ठीक है। अमेरिका है जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो उछलता क्यों है इतना, क्योंकि उसके साथ भारत का इतना ज़्यादा सरप्लस में क्या है, वो करता है, ट्रेड करता है, ठीक है। ताकि वो हमेशा क्या करता है कि अपने इस फायदे, मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठा के क्या करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में भारत को दबाने की कोशिश करता है। तो भारत लगातार अपने बाजार को क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, नए क्या कर रहा है, देशों को चुन रहा है उसमें। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, छोटे देशों को चुन रहा है, ताकि क्या हो सके कि छोटे देश क्या करते हैं, ऐसे चीज़ें नहीं करते जैसे डोनाल्ड ट्रंप वाले, जैसे ये पश्चिमी देश करते हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत लगातार छोटे देशों के साथ बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, इकोनॉमिकली पार्टनरशिप कर रहा है। तो ये आपको कहां पर मदद करेगा, जीएस पेपर 3 में भी मदद करेगा, जहां पर इकोनॉमी है, ठीक है। जीएस पेपर 1 में, सॉरी, उत्तराखंड का जो अपना है, ठीक है, जीएस पेपर 1 है उत्तराखंड का, जो पेपर 1 है, जो उत्तराखंड का क्या है, अर्थव्यवस्था है, वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एक आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या आर्थिक आंकड़े क्या हैं, तो कुल 5 टन 500 किलोग्राम मछली कितने रुपए प्रति किलो, तो 460 रुपए प्रति किलो की दर से सप्लाई की जाएगी। इससे क्या होगा भाई, किसानों को लाभ होगा। इस निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को कुल
23.50 लाख रुपए की क्या होगी, आमदनी होगी। जो हम रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं भाई, वो कहाँ से होगा, वो ऐसी चीज़ों से तो होगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल डेवलप करने की कोशिश करो, जैसे मैं इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ ना, मतलब क्या इंटीग्रेट बोल रहा हूँ मैं, जैसे जोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे अपने दिमाग में इन सब चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करो, ठीक है। आप मेंस आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। सरकारी सहायता क्या है, तो राज्य सरकार ने पैकेजिंग और परिवहन खर्च के रूप में 5.40 लाख रुपए की क्या करी है, यहाँ पर वित्तीय सहायता करी है। बाकी देखो बजट में वृद्धि, तो मत्स्य पालन मंत्री क्या है, सौरभ बहुगुणा के अनुसार मत्स्य विभाग का बजट 21-22 में क्या था, 55.76 करोड़ था। अब बढ़कर कितना हो चुका है, 261.41 करोड़ रुपए हो चुका है, ठीक है। अब देखो आपको ये भी पता होगा ना, मैं जब आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा था, देखो भाई जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो एक बार इकोनॉमिक सर्वे की वो वीडियो पक्का देख ले, और बजट की वीडियो भी पक्का देख के जाना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ना आपको इससे पहले किसी ने पढ़ाया होगा, ना इसके बाद भी कोई पढ़ाएगा। कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। मैंने करी है, तो थोड़ा सा उसको देख लेना एक बार, ठीक है, कि कैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा जाता है, कैसे बजट को बनाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको देख लेना, और ये भी देख लेना कि वहां पर क्या था, जो उधम सिंह नगर था वो क्या करता है, सबसे ज्यादा मछली को प्रोड्यूस करता है। अकेला जो गढ़वाल मंडल है उससे भी ज्यादा क्या करता है, उधम सिंह नगर क्या करता है, मत्स्य पालन करता है, ठीक है। मत्स्य पालन में पहला नंबर उधम सिंह नगर का है, और दूसरा नंबर किसका है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये सारी चीजें कहां पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी देखो सरकारी जो योजना है और बुनियादी ढांचा क्या, गेम चेंजर योजना है, राज्य में ट्राउट प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो रही है। जरा बताना कि ट्राउट प्रोत्साहन योजना कब की और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब की है। ये मैं आपको बता चुका हूं, कहां पर, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में, ठीक है। बाकी बीमा सुरक्षा में भी बता चुका हूं कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य ऐसा है जो क्या करता है, मत्स्य पालकों को क्या देता है, बीमा देता है, इंश्योरेंस की सुविधा देता है, ठीक है। प्रोसेसिंग और एक्वा पार्क, तो एक्वा पार्क कहां पर है, सितारगंज में है, ठीक है, इसको याद रखना। तो निर्यात मानकों को पूरा करने के लिए राज्य में 4 फिश प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गई है। कितनी है, 4 है, ठीक है। इसके साथ ही सितारगंज में एक एक्वा पार्क का भी क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, जो अपने क्या है, अंतिम चरण पे है। बाकी भविष्य की संभावना और वैश्विक बाजार क्या है, तो गल्फ फूड एक्सपो दुबई में आयोजित एक्सपो, एक मिनट ना, दुबई में आयोजित एक्सपो में रेनबो ट्राउट को लेकर कई देशों ने क्या बताई है, दिलचस्पी बताई है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो गल्फ फूड एक्सपो हुआ था, जो दुबई में हुआ था, वहां पर यहाँ के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आगामी ऑर्डर क्या है, अगले 5 महीनों के लिए राज्य को 30 टन मछली का निर्यात का नया अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। नया ऑर्डर भी मिल चुका है, ठीक। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट, नए बाजार क्या है हमारे लिए, यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो ऐसे बाजार है हमारे लिए जहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि देखो पीसीएस के लिए हमने टेस्ट सीरीज शुरू करी है, ठीक है। पीसीएस के लिए क्या करी है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी शुरू करी है, ठीक है। उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक। मैं आपको बता दूं 2 पेपर हो चुके हैं, तीसरा पेपर होगा 3 तारीख को, ठीक है। और उसमें सिलेबस बाय सिलेबस मैंने क्या करा है, बताया है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं। वो कहाँ पर देख सकते हो आप, टेलीग्राम में देख सकते हो। टेलीग्राम में सीधे सर्च करना, टेलीग्राम में जाके टारगेट यूपीएससी यूकेपीएससी, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी कुछ चीज़ के, ठीक है। सीधे लिखना टारगेट यूपीएससी यूकेपीएससी, ठीक है। सीधे सीधे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल यही आइकन होगा, जो ये वाटर मार्क है ना, ऐसा ही आइकन होगा, वहाँ पर सीधे ज्वाइन कर लेना। या मैं आपको क्या कर दूंगा, पहले कमेंट में आपको उसका लिंक दे दूंगा, किसका, टेलीग्राम का। बाकी आप उससे इजीली जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा उसके पीछे दिमाग खपाया है, ठीक है। क्या देख के, PYQs देख के, और आने वाले जो क्वेश्चन है, मतलब फ्यूचर क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या कर सकते हैं, इस पीसीएस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। बाकी आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और शेयर